हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 दिसंबर 2022 का पेपर, जो आपके रीसेंट अभी वेबसाइट पे पेपर्स अपलोड हुए हैं, उसके पेपर मैं अब करवा रही हूँ लैंग्वेज पोर्शन में। और आज हम लोग करने वाले हैं 28 दिसंबर का लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों, जिससे कि हमारे आज 30 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। तो ये 30 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगी कम समय में। सो अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर वीडियोस। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां से आप इसका पेपर डाउनलोड करके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। आपके सीटेट एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है समझना। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत, और अपने मार्क्स आप लोग लास्ट में एंड में जरूर बताना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये कौन सी एक्टिविटी होती है जहां पे आप क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि किसी सूचना का आदान प्रदान करना। यानी दो व्यक्ति हैं और इसको कुछ पता है, ए को कुछ पता है, वो बी को ट्रांसफर करेगा, बी को कुछ पता है, वो ए को ट्रांसफर करेगा। तो जब भी हम इस तरह से सूचनाओं का आपस में आदान प्रदान करते हैं, इस तरह की एक्टिविटी को इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट। इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी ज्यादातर हम कहाँ यूज करते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में यूज करते हैं। और यहाँ पे बेसिकली इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, वो किसी भी ग्रुप टेक्निक से हम कर सकते हैं, डिस्कशन से कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी में बहुत सारी एक्टिविटी आती है, जैसे कि रोल प्ले हो गया, स्पीच हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ग्रुप एक्टिविटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी। प्रेफरेंस होगा नहीं, रीजनिंग होगा नहीं, ओपिनियन भी नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एज अ टीचर वाइल डिजाइनिंग द टास्क टू बी कंडक्टेड इन द लैंग्वेज क्लासरूम व्हाट क्राइटेरिया विल यू टेक इनटू कंसिडरेशन। अगर हम किसी भी टास्क को सिलेक्ट करना चाहते हैं लैंग्वेज की क्लास में, तो हम कौन कौन से क्राइटेरिया का ध्यान यहाँ पे रखेंगे, आपको वो बताना है। तो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो कि इंपॉर्टेंट होना चाहिए, फटाफट से आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो डायरेक्ट आंसर है वही बताऊंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आप देखेंगे कि मीनिंग, पर्पस, नेगोशिएशन होना चाहिए टास्क में, बिल्कुल होना चाहिए। आप ऐसा टास्क सिलेक्ट करोगे जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है, जिसका कोई उद्देश्य होना चाहिए गतिविधि का, तो ये ठीक है। और नीड्स को केटर करना चाहिए, ऐसा टास्क हो जो हर बच्चे की आवश्यकता को केटर करे, तो ये भी अच्छा है। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना भी बहुत पॉजिटिव ऑप्शन है। और लास्ट में कि जो बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस को प्रमोट करे, यानी कि बच्चे के अंदर स्वयं को लेकर के एक जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो बढ़े। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे ऑप्शन जो है ऑल आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 पे। अब क्वेश्चन 3 में हमें करनी है मैचिंग। सबसे पहले है क्लासिफाइंग, फिर है इंड्यूसिंग, कंसेप्ट मैपिंग एंड टेकिंग नोट्स। तो लास्ट वाले से चलते हैं, ठीक है। लास्ट वाले में दिया हुआ है टेकिंग नोट्स। तो टेकिंग नोट्स मतलब क्या होता है, जब आप किसी टेक्स्ट को क्या करते हो, लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कि लुकिंग द पैटर्न ये होगा नहीं। शोइंग द मेन आइडिया इन अ टेक्स्ट, मतलब आइडिया को मैप के फॉर्म में टेक्स्ट में दिखाना, तो ये आपका कंसेप्ट मैपिंग हो गया, है ना। कंसेप्ट मैपिंग क्या होता है, शोइंग द मेन आइडियाज इन अ टेक्स्ट, यानी कि जो मेन आइडिया है उसको मैप के जैसे हम आरेख बना करके शो करते हैं। नोट टेकिंग क्या है आपका, जब आप लिखते हैं कोई चीज, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3rd वाले में कि राइटिंग डाउन दी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन टेक्स्ट। तो डी का 3rd हो गया, सी का 2nd हो गया। तो आप वो ऑप्शन पहले देख लो जहां पे डी का 3rd दिया हुआ है। तो देखो डी का 3rd केवल एक में दिया हुआ है, लास्ट वाले में। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए का हो जाएगा 4, क्लासिफाई करना, यानी कि पुटिंग थिंग्स दैट आर सिमिलर। एंड बी का 1st है, इंड्यूसिंग का मतलब होता है लुकिंग द पैटर्न एंड रेगुलरिटीज। बाकी हमने मैचिंग कर ली। तो अगर आपको 2 ऑप्शन भी आते हैं तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन 4 है, इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स एंड टीचर आर डिस्कसिंग द theory of Chomsky. One of them is sharing the critical
critical aspects of the theory and its implication with the whole class. So here the whole class is involved in which type of listening. अब देखो ये लिसनिंग के टाइप से क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से करना कि इसमें आपको क्या आंसर मोस्ट प्रोबेबली राइट लग रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि चॉम्स्की की थ्योरी को डिस्कस किया जा रहा है क्लास में और क्रिटिकल एस्पेक्ट को बच्चे शेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पूरी क्लास के साथ जो क्रिटिकल एस्पेक्ट है उसको शेयर किया जा रहा है। तो जब भी हम क्रिटिकली किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं, वहां पर जो लिसनिंग का तरीका होता है वो एनालिटिकल हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। एप्रिशिएटिव लिसनिंग कौन सी लिसनिंग है, जैसे कि आप कोई सॉन्ग सुनते हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, कोई भजन सुनना, कोई सॉन्ग सुनना, कोई पोएम सुनना, वो एप्रिशिएटिव है, ठीक है। उसके बाद एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या होती है, जब आप पर्सनल किसी से अपनी बातें शेयर करते हो। सो एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या होती है, जो आपकी पर्सनल होती है, जैसे हम किसी से व्यक्तिगत तरीके से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना यहाँ पे एम्पैथेटिक हो जाएगा। जब आप किसी की फीलिंग को सुनते हैं पर्सनल तौर पे, जब हम किसी की बात को सुनते हैं, वो हमारा एम्पैथेटिक है। कंटेंट लिसनिंग, जब आप किसी चैप्टर वगैरह को सुन रहे हो, वो कंटेंट हो गया। एनालिटिकल में आप क्रिटिकली उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, यानी किसी चीज को तोड़ के किसी समस्या को तोड़ के आप सुनेंगे, यानी आप उसको क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट है कंसिडर दी स्टेटमेंट्स। अब आपको ये दो स्टेटमेंट को पढ़ना है और ये देखना है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। फर्स्ट है एक्सपोजिटरी राइटिंग इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट कंसेप्ट्स एंड आइडियाज टू द रीडर। सेकेंड है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज कॉमनली यूज्ड बाय प्रोफेशनल मार्केटिंग पीपल टू परस्यूट अदर्स। सो ए राइट है, बी राइट है, दोनों राइट है या दोनों ही रॉन्ग है। सो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों ही जो ऑप्शंस यहाँ पे आपके दिए हुए हैं वो क्या है, हमारे यहाँ पे रॉन्ग है। दोनों ऑप्शन को एक बारी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सपोजिटरी राइटिंग वो राइटिंग होती है जो कहीं ना कहीं आपको फैक्ट की बात बताए, ठीक है। जैसे आपने कोई आर्टिकल लिख दिया, कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड कोई चीज आपने बताई, जहां पे भी हम फैक्ट की बात करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को बताते हैं, चाहे वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, वो आपका स्पीच हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, लेटर हो सकता है, उसको हम एक्सपोजिटरी राइटिंग कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, तो यहाँ पे देखो डिफाइनिंग और कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना नहीं होता, यहाँ पे बेसिकली फैक्ट्स को बताने का काम किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वो राइटिंग है जो आपका प्रोफेशनल यूज नहीं होता है, ये आपका होता है जब आप किसी पर्सन को या किसी प्लेस को, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं, जहां पे आप बेसिकली वर्णन करने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार दोनों ही राइटिंग के जो मीनिंग है वो यहाँ पे रॉन्ग दिए हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन 6 है, इन अ क्लासरूम अ टीचर बाय प्रोवाइडिंग a text to the students asked to gather the most important information quickly and share it with others. So which type of reading the students are involved in? कौन सी राइटिंग यहाँ पे हो रही है? अगर टीचर ने कहा यहाँ पे कि भाई गैदर करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को क्विकली और देन उसको शेयर करना है, तो यहाँ पे स्किमिंग है, स्कैनिंग है, इंटेंसिव है या ये एक्सटेंसिव रीडिंग का टाइप होगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूंगी, क्योंकि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग या फिर रीडिंग के टाइप से काफी सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पकड़ना है कीवर्ड को जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया गैदर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्विकली, बहुत जल्दी से हमें इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो क्विकली किसी इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा है तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, स्किमिंग कर रहा है वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे इंफॉर्मेशन को गैदर करने का काम कर रहा है, यानी कि एक जिस्ट निकाल रहा है। गैदर करना मतलब कि ओवरऑल आइडिया को वो यहाँ पे वो निकाल रहा है, ठीक है। तो स्किमिंग हो जाएगा। स्कैनिंग क्या होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं या फिर आप स्पेसिफिक जब आप पढ़ते हैं तो वो आपका स्कैनिंग हो जाएगा। इंटेंसिव को हम डिटेल्ड रीडिंग कहते हैं, ठीक है। डिटेल तरीके से जब हम पढ़ते हैं किसी चीज को। और एक्सटेंसिव रीडिंग कौन सी रीडिंग है, जैसे कि हम नॉवेल पढ़ते हैं या किसी फन के लिए या अपने एंजॉयमेंट के लिए या फिर प्लेजर के लिए पढ़ना अगर आए तो आपका आंसर क्या बनेगा, एक्सटेंसिव रीडिंग बनेगा। सो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1।
आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, लैंग्वेज टीचर शुड प्रोवाइड डैश ड्यूरिंग सेकंड लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। टीचर को क्या प्रोवाइड करना चाहिए अगर वो दूसरी भाषा को सिखा रहा है? कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, ड्रिल, गुड प्रॉम्प्ट या फिर स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। तो कौन सा यहाँ आपको सबसे सुटेबल आंसर लग रहा है वो बताना है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, जिसकी बात किसने की है? क्रैशन ने भी अपनी थ्योरी में की है। और इसमें हम क्या देते हैं बच्चों को? बेसिकली एक सपोर्ट देते हैं, ठीक है, हम उनको एक सहारा देते हैं। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट मतलब कि I+1 हमने पढ़ा था कि भाई आप बच्चे के जो लेवल है, जो करंट लेवल है, उससे एक लेवल ऊपर उठ के आप उनको सपोर्ट देते। तो ये एक अच्छा है, अच्छा तरीका है। तो ए तो डेफिनेटली होगा। तो जहां पे ए नहीं है वो हटा दो, तो डी वाला ऑप्शन हमारा डिलीट हो गया। अब देखो ड्रिल बहुत अच्छा तरीका नहीं है। आगे देखते हैं, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बिल्कुल होगा, तो डी भी होगा डेफिनेटली। तो डी और ए तो बिल्कुल होगा। अब देखो या तो बी होगा या तो सी होगा। तो बी और सी में से कौन सा सही लग रहा है? गुड प्रॉम्प्ट सही लग रहा है, क्योंकि अच्छे बच्चों को उदाहरण देना, अच्छे प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करना ज्यादा जरूरी है। ड्रिल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उनको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दें ताकि खुद से सीखें। तो ड्रिल सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कम जरूरी है, इसलिए हमने ड्रिल को यहाँ पे नहीं कंसिडर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बताना है, कंसिडर द स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है यहाँ पे। पोर्टफोलियो के बारे में पूछा गया है। पहला है कि अ स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज अ पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ पीसेज ऑफ स्टूडेंट वर्क। क्या पोर्टफोलियो पर्पसफुल कलेक्शन होता है बच्चे के वर्क का? तो बिल्कुल होता है। हमने पढ़ा है कि पोर्टफोलियो क्या है? बच्चे के जो भी अच्छे अच्छे वर्क होते हैं, पीस ऑफ वर्क होते हैं, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है एक जगह पे, तो वो पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो कैन एनकरेज स्टूडेंट्स टू इवैल्यूएट देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो ये भी ठीक है। पोर्टफोलियो से कहीं ना कहीं बच्चों को पता चलता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, कहाँ पे उन्हें और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चे अपना सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर पाते हैं। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में भी आपसे पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए पोर्टफोलियो से काफी क्वेश्चन यहाँ पे इस पेपर में पूछे गए। तो आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इनका करेक्ट। सबसे पहले है कि पोर्टफोलियो कैन बी एन इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स बाय शोइंग कंक्रीट एग्जाम्पल्स ऑफ स्टूडेंट्स वर्क। तो आपको सबसे ऑड बताना है यहाँ पे, मतलब जो बाकियों से डिफरेंट है, ठीक है। पोर्टफोलियो कैन एम्पावर लर्नर्स टू असेस टीचर्स कैपेबिलिटीज। तो क्या पोर्टफोलियो एम्पावर करता है लर्नर्स को कि वो टीचर की कैपेबिलिटी को असेस करें? तो ये काम पोर्टफोलियो नहीं करता है कि वो बच्चों को एक तरीका प्रोवाइड कर देगा जिससे बच्चे टीचर की कैपेबिलिटी को चेक करेंगे। तो टीचर की कैपेबिलिटी को चेक करना पोर्टफोलियो का काम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऑड क्या है यहाँ पे? सेकंड वाला ऑड है। बाकी देख लो ऑप्शन, ये एक इफेक्टिव वे हो सकता है पेरेंट से डिस्कस करने का, बच्चे की प्रगति के बारे में, उनकी प्रोग्रेस के बारे में, बिल्कुल ठीक है। ये भी ठीक है कि वो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है स्टूडेंट सेंटर्ड असेसमेंट के लिए, यानी कि बच्चे के सेल्फ असेसमेंट के लिए एक मैकेनिज्म या एक टूल है पोर्टफोलियो। तो ये भी ठीक है। और यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स भी रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, साथ के साथ टीचर्स अपनी टीचिंग पे रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। तो रिफ्लेक्शन दोनों की तरफ से हो सकता है, लेकिन ये असेस नहीं करेगा टीचर की कैपेबिलिटी को। सो बी हो गया इसमें गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इफ अ टीचर इज प्लानिंग द लर्निंग टास्क फॉर स्टूडेंट्स देन द टास्क शुड बी। अगर टीचर प्लान कर रही है बच्चों के लिए लर्निंग टास्क के बारे में, तो वो टास्क कैसा होना चाहिए? सिंपल और इजी होना चाहिए परफॉर्म करने में, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, इक्वल लेवल ऑफ द लर्नर्स, या फिर स्लाइटली हायर देन द लेवल ऑफ लर्नर्स। सो टास्क किस प्रकार का हमें सिलेक्ट करना चाहिए ये पूछा गया है। तो अगर आपने क्रैशन की थ्योरी पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली डील कर लेंगे। क्रैशन ने अपनी थ्योरी में यही बोला था कि जब भी हम किसी बच्चे को कोई भी इनपुट देते हैं, कोई भी इनपुट हम उसको प्रोवाइड करते हैं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, उसके करंट लेवल से एक लेवल थोड़ा सा स्लाइटली हायर देते हैं। तो ये आपका क्रैशन से क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है। तो जब भी हम कोई भी टास्क को सिलेक्ट करते हैं तो ऑलवेज हम स्लाइटली हायर या फिर स्लाइटली अबव लेवल हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। जो भी इनपुट प्रोवाइड करेंगे, जो भी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे या कोई टास्क हम उनको देंगे, वो स्लाइटली हायर लेवल हम उसको देंगे ताकि वो और अच्छे से सीख सके।
सो आप ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 है, अ टीचर इज आस्किंग द स्टूडेंट्स टू राइट एसे एवरी मंथ एंड सबमिट देम फॉर असेसमेंट, सो द पर्पस ऑफ द टीचर इज, टीचर अगर बच्चों को कहता है कि भाई आप हर महीने ऐसे लिखें और उसको असेसमेंट के लिए सबमिट करें, तो अगर टीचर ऐसा कोई एक्टिविटी बच्चों को करवाना चाहती है तो उसका क्या मेन पर्पस है वो बताना है। तो यहाँ पे वो क्या देखना चाहती है भाई, असेस करना चाहती है उनके प्रोग्रेस को, या फिर वो डिफरेंट राइटिंग को कलेक्ट करना चाहती है, ग्रेड देना चाहती है, या फिर वो बेस्ट राइटिंग फॉर अवार्ड चूज करना चाहती है। सो क्वाइट इजी क्वेश्चन इसको मैं कहूंगी, और इसका आंसर क्या होगा, सबसे बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए कि वो उनकी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस को देखना चाहती है, इसीलिए वो असेसमेंट कर रही है। असेसमेंट का काम ही यही होता है कि हम बच्चों के प्रोग्रेस को जांचे, डे टू डे बेसिस पे जब हम असेसमेंट करते हैं, उनके बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, तो हमारा पर्पस यही होता है कि उनकी प्रगति की जांच की जाए, उसको डेली या रेगुलर बेसिस पे उसको आंकलन किया जाए। सो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, अ तमिल यंग बॉय फाइंड्स अ जॉब इन कैनेडा, देयर ही स्टार्ट्स टू स्टे इन अ लोकेलिटी वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल टॉक इन पंजाबी लैंग्वेज। अब देखो एक तमिल बॉय है जो कि कनाडा में जॉब करता है, जहां पे ज्यादातर जो लोग हैं वो पंजाबी बोलते हैं, वहां के जो लोग हैं, ठीक है। स्टेइंग विद देम द बॉय आल्सो स्टार्ट्स टू टॉक इन पंजाबी विद इन फ्यू डेज व्हिच वाज अ टोटली न्यू लैंग्वेज टू हिम। अब वो क्या किया, वो जहां पे वो गया वहां पे लोग पंजाबी बोलते थे, तो साथ में वो भी पंजाबी बोलने लग गया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे, लैंग्वेज लर्निंग है, एक्विजिशन है, इमर्जन है, या ये ट्रेनिंग है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे लैंग्वेज को उसने एक्वायर किया है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जब बिना विदाउट एनी कॉन्शियस अटेंशन, जब आप जाने अनजाने में उस लैंग्वेज को एनवायरनमेंट के साथ सीख जाते हो तो वो एक्विजिशन है, ठीक है। तो एक्विजिशन क्या होता है, जो आपका इनफॉर्मल होता है। यहाँ पे वो पंजाबी सीखा कैसे, इनफॉर्मल सीखा, वो यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट में पंजाबी सीखा है और इसको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी। अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली जब आप किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो एक्विजिशन के अंदर आता है। तो यहाँ पे उसने भाषा को क्या किया है, अर्जित किया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम फॉर इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स अ टीचर शुड। भाई बच्चों की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए टीचर को यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या सबसे मोस्ट प्रोबेबल जो रीजन है वो होना चाहिए। पहला है कि हम हाईलाइट कर देंगे उनकी मिस्टेक्स को, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। उनको स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दे देंगे, तो ये बहुत नेगेटिव वर्ड है। कभी भी हम उनको संरचनात्मक तरीके से कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। संरचनात्मक या फिर मानक, मानक अगर वर्ड आता है आपके पेपर में, स्टैंडर्ड वर्ड आता है कि मानक पुस्तकें दे देना, मानक उनको हम स्ट्रक्चर सिखाने लग जाएंगे, तो ये हम बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका सी, क्रिएट सुटेबल कंडीशन टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या देंगे, कंडीशन देंगे। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड वर्ड आ गया 4 में, तो ये भी रॉन्ग हो गया। जहां भी स्टैंडर्ड वर्ड आएगा वो थोड़ा सा आपका नेगेटिव हो जाता है। मानक चीजें या कोई भी चीज को हम सेट नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ड्यूरिंग द क्लासरूम प्रेजेंटेशन द मेन फोकस ऑफ लर्नर्स शुड बी ऑन। अगर एक लैंग्वेज प्रेजेंटेशन चल रही है तो मेन फोकस क्या होना चाहिए, मीनिंग मेकिंग होना चाहिए, फैक्ट को कवर करना, स्लैंग एंड जार्गन्स, या फिर कंप्लीशन ऑफ प्रेजेंटेशन। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्वाइट इजी, इसको हम कर सकते हैं। इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण करना, अर्थ बनाना या अर्थ निर्माण करना किसी भी लर्निंग में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैचिंग करनी है आपको यहाँ पे, और देखते हैं मैचिंग सोशियो कल्चरल है, फिर आपका यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेक्शनल, फिर है आपका जॉनरा, फिर है आपका कॉग्निटिव। सो फटाफट देखते हैं क्या होना चाहिए इसका, ठीक है। ओके, सोशियो कल्चरल देख लो। सोशियो कल्चरल जहां पे सोसाइटी और कल्चर दोनों आ रहा हो, ठीक है। तो यहां पे अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ए का किसमें आएगा, हमारा सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। जहां पे भी आपका सोशल आ गया तो सोशियो कल्चरल में आ गया कि लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेटिव एक्टिविटी इन विच द सोशल कॉन्टेक्स्ट कस्टम्स आर सेंट्रल। जहां पे हमारे रीति रिवाज
और हमारा सामाजिक जो संदर्भ है वो जरूरी है। तो ये आपका सोशल कल्चरल हो गया। फिर आपका कॉग्निटिव हुआ, तो जो कॉग्निटिव वाला ऑप्शन होगा वो किसके साथ जाएगा, जहां पे हम अपने माइंड की बात कर रहे हैं। तो आंसर हो गया इसका थर्ड में, लैंग्वेज जो है एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है और हमारे माइंड से रिलेटेड है, तो ये कॉग्निटिव हो गया। इंटरेक्शन में आप क्या कर रहे हो, आप डिस्कशन कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा हम दूसरों से बातचीत कर रहे हैं। तो इंटरेक्शनल में क्या आएगा, जहां पे आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस हो रहे हो। और जो जनरा है वो आपका हो गया यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। जॉनरा का मतलब है कि आप लैंग्वेज को किस पर्पस के लिए पढ़ रहे हो, जैसे कॉमेडी है या हॉरर है, वो जॉनरा होता है। जैसे किताबों में होता है, रीडिंग के अलग अलग जॉनराज है। सो आंसर इसका क्या बनेगा, 4 वाला सही मैचिंग आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। सो गाइज यहाँ पे हमने एक पेपर कर लिया, अब हम करेंगे अनदर 15 क्वेश्चंस जो आपके दूसरे पेपर से पूछे गए थे। तो चलिए फिर करते हैं। ओके, सो ये आ गया हमारा सेकंड पेपर जो कि पूछा गया था लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत। ओके, यही से शुरू है। ओके, कंसिडर दीज स्टेटमेंट्स। अब इसके स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है फटाफट से और देखना है कि क्या करेक्ट होगा। ओके, स्टेटमेंट 1 है, द साइलेंट वे कंसिडर्स लैंग्वेज लर्निंग एज अ मेंटल एक्टिविटी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है साइलेंट वे मेथड से। साइलेंट वे जो मेथड है वो इंग्लिश को पढ़ाने का मेथड है जो कि आपके मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड वाला है कि अकॉर्डिंग टू द साइलेंट वे लर्नर इज अ साइंटिस्ट। जो लर्नर होता है वो एक साइंटिस्ट होता है, एक्सप्लोरर होता है, जो कि बिल्डिंग करता है खुद की अंडरस्टैंडिंग को और उसको एक्सपोजर मिलता है, एक्सपीरियंसेस से वो लैंग्वेज को सीखता है। तो यानी कि मतलब कहने का अर्थ है कि जो साइलेंट वे है उसमें लर्नर एक्टिव है, लर्नर साइंटिस्ट है और लर्नर ही खुद से लैंग्वेज को क्या करता है, सीखता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और जो बी है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन होगा। सो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा फाइनली राइट। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था, साइलेंट वे मेथड पूछा गया था। साइलेंट वे मेथड इज रिलेटेड टू योर मेंटल एक्टिविटी और कॉग्निटिव स्किल। इसके साथ साथ साइलेंट वे में कौन साइलेंट है, टीचर साइलेंट होता है, बच्चे बहुत एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट शुड बी। रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, टीचर एज अ एक्सपोजिटर होना चाहिए और स्टूडेंट को लिसनर होना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया कि भाई केवल बच्चा सुन रहा है, यहाँ पे वो भी गलत है। टीचर अथॉरिटेटिव होगा मतलब अपनी अथॉरिटी जमाएगा, बच्चा साइलेंट होगा, तो ये भी गलत है। थर्ड है कि टीचर एंड स्टूडेंट जो है वो पार्टनर होंगे लैंग्वेज को लर्निंग में, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। टीचर गाइड होगा और बच्चा फॉलो करेगा, फॉलोअर होगा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन काउंसलिंग लर्निंग थियोरी ऑफ टू टीच लैंग्वेज। यानी कि काउंसलिंग लर्निंग थ्योरी पर बेस्ड कौन सा मेथड है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग है, टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है, कम्युनिटी बेस्ड है या फिर सजेस्टोपीडिया है। सारे ही मेथड्स हम लैंग्वेज में यूज करते हैं और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी वाला, कम्युनिटी बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। यानी कि इसको हम CBLL भी बोलते हैं, कम्युनिटी, या फिर इसको हम CLL भी बोलते हैं। कई बार CBLL आता है, कई बार CLL आता है, दोनों याद रखना है। ये काउंसलिंग लर्निंग थ्योरी पे आधारित है। मतलब इसमें बेसिकली देखो मेन बात क्या है, क्या इसमें आता है कि इसमें जो लर्नर होते हैं ना, जो स्टूडेंट यहाँ पे लैंग्वेज को सीखता है, जो कोई भी व्यक्ति है उसको क्या माना जाता है, एज अ होल माना जाता है। मतलब लर्नर्स को एज अ होल पूर्ण रूप से देखा जाता है और यहाँ पे हम कम्युनिटी के आधार पे चीजें सिखाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके काउंसलिंग लर्निंग से रिलेटेड है, जहां टीचर कहीं ना कहीं बच्चों को हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, एज अ होल काउंसलिंग तरीके से वो उनको देख रहा है। सो इसीलिए आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकस ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम इज ऑन। जब भी हम बात करते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, तो यहाँ पे फोकस किस पर होता है, टीचिंग लैंग्वेज प्रीमियरली इन ऑल क्लासेस, मतलब कि हर क्लास में लैंग्वेज को पढ़ाना, टीचिंग लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, टीचिंग लैंग्वेज इन स्पेसिफिक पीरियड्स,
या फिर टीचिंग लैंग्वेज विद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। सो अक्रॉस द करिकुलम का मतलब होता है कि जो भी आप अदर विषयों को सिखा रहे हैं उसके साथ साथ भाषा का ज्ञान भी बच्चों को होता है। जैसे अगर वो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लो ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज के साथ कहीं ना कहीं आपका साइंस भी जुड़ा है, कहीं ना कहीं लैंग्वेज के साथ मैथ्स भी जुड़ा हुआ है, तो मैथ्स का यूज भी हो रहा है, साइंस का यूज भी हो रहा है। तो अदर विषयों में जब भाषा को बच्चे सीख लेते हैं, अदर विषयों के माध्यम से सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल सब्जेक्ट, उसी को कहा जाता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन अ क्लासरूम अ टीचर इज कंडक्टिंग दिस ड्रिल। अब देखो टीचर क्लासरूम में एक ड्रिल करवा रही है, ठीक है। ड्रिल मतलब क्या होता है, जो अभ्यास काम कार्य हम करवाते हैं, बार बार जो अभ्यास कराया जाता है उसको ड्रिल कहा जाता है। तो एक ड्रिल टीचर करा रही है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ शिवा हैज रिटन द लेटर, ही रोट इट यस्टरडे, शिवा हैज कंप्लीटेड द नॉवेल, ही कंप्लीटेड इट यस्टरडे। तो अब आपको बता दें कि ये जो ड्रिल टीचर बार बार बच्चों को बोलने के लिए बोल रही है, रिपीट करा रही है, ये स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस है, फंक्शनल प्रैक्टिस है, फंक्शनल कम्युनिकेशन प्रैक्टिस है, या सोशल इंटरेक्शन प्रैक्टिस है। इस तरह का ड्रिल जो है ये क्या फोकस करता है वो हमें यहाँ पे बताना था, ठीक है। इस तरह का ड्रिल जो है वो किसको फोकस करता है। तो देखिए इस तरह का ड्रिल जो है अगर आप ध्यान से देखें तो हैज रिटन द लेटर आया, उसके बाद ही रोट इट यस्टरडे आया। दोनों सेंटेंस में फर्क है। शिवा हैज कंप्लीटेड आया, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये वाला आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये वाला आप देखोगे ये आपका पास्ट सिंपल है। तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट सिंपल में टीचर यहाँ पे क्या सिखा रहा है, कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल रूल को सिखा रहा है। तो ये कौन सा प्रैक्टिस हो जाएगा, स्ट्रक्चरल हो जाएगा, जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें सिखा रहा है। आप देखोगे सब्जेक्ट चेंज हो गया, यहाँ पे वर्ब चेंज हो गई। तो इस तरह के प्रैक्टिस को हम स्ट्रक्चरल कहते हैं, जो कि हमारे फॉर्म या फिर हमारे रूल पे आधारित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। फंक्शनल क्या होता है, जहां पे बच्चे मीनिंग की बात करते हैं। अगर आपसे अर्थ के आधार पे पूछा जाए या कॉन्टेक्स्ट के आधार पे पूछा जाए तो वो फंक्शनल होता है। कम्युनिकेशन भी आपका यूज के आधार पे होता है, और सोशल इंटरेक्शन भी यूज के आधार पे होगा, जहां पे भाषा का यूज ज्यादा हम करवाएंगे, ठीक है। तो ये जो ड्रिल था ये स्ट्रक्चरल ड्रिल था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर फेसिंग डिफिकल्टी इन राइटिंग द पैसेज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव form. After observing the difficulty, teacher provides some clues and model the task, seeing that students change the paragraph into passive form. अब बताना है यहाँ पे कि यहाँ टीचर बेसिकली कौन सी थियरी को फोकस कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका थियरी के आधार पे पूछा गया है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे बेस्ट है। देखो क्वेश्चन में पूछा गया कि बच्चों को डिफिकल्टी हो रही थी, टीचर ने बच्चों को क्या किया, उनको क्लू दिया, ठीक है, मॉडल प्रोवाइड किया। टीचर बच्चों को क्या दे रहा है, क्लू दे रहा है। क्लू मतलब कोई ना कोई हेल्प दे रहा है, कोई ना कोई सहायता दे रहा है। यहाँ पे क्लू देने का मतलब क्या है कि सहायता दे रहा है, या कोई मॉडल बच्चों को बता रहा है पहले, ताकि वो अच्छे से कर पाए। यानी कि ये कौन सी थियरी पे आधारित हो सकता है, वाइगोत्स्की, जहां पे स्केप फोल्डिंग यानी कि जिसको हम पाड़, ढांचा या सहायता कहते हैं, तो स्केप फोल्डिंग को यहाँ पे टीचर फोकस कर रहा है, और वाइगोत्स्की की थियरी को यहाँ पे वो फॉलो कर रहा है अपनी टीचिंग में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम अ टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट अ स्टोरी मैप विद द हेल्प ऑफ सम हेडिंग्स सच एज टाइटल ऑफ द स्टोरी, कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, थीम, क्लाइमेट एंड मैसेज। तो यहाँ पे बच्चे कौन सी एक्टिविटी पे इन्वॉल्व है, एक बार और आप लोग थोड़ा आराम से इसको पढ़ सकते हो, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी इसको पढ़ा है। आपको बताने की ये कौन सा अगर टीचर ने बच्चों को क्या दिया है, यहाँ पे स्टोरी मैप को दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग बच्चों को पहले दे दी गई, टाइटल बताना है स्टोरी का, कैरेक्टर बताना है, मतलब एक स्टोरी बनानी है खुद से, थीम बताना है स्टोरी में क्या थीम होगा, और मैसेज क्या होगा। तो ये एक्टिविटी क्या प्रोत्साहित करेगी, तो देखो स्ट्रक्चरलिज्म तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ देखोगे आप बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ सृजनात्मक होंगे, बच्चे यहाँ पे बहुत क्रिएटिव होंगे। अगर वो किसी स्टोरी को खुद से लिख रहे हैं, बना रहे हैं अपने मन में, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। बिहेवियरिज्म बिल्कुल भी नहीं होगा। बिहेवियरिज्म में तो ड्रिल हम ज्यादा कराते हैं, आदत बनवाते हैं, बार बार प्रैक्टिस कराते हैं। यहाँ पे वो बहुत एक्टिवली अपने माइंड यूज करेगा।
तो ये आपका सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी ना होके क्या है, कॉग्निटिव है, यानी कि संज्ञानात्मक रूप से यहाँ पे वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, नए ज्ञान को बनाएगा संज्ञान के आधार पे, ठीक है। सो ए विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, इन अ क्लासरूम अ टीचर डिस्कसेस अ स्टोरी एंटाइटल्ड his first flight with the students and then ask them to dramatize it before the class. So here the focus of the teacher is to develop dash. अगर एक स्टोरी को डिस्कस कर रहा है टीचर और उसके साथ साथ बच्चों को उसको ड्रामेटाइज करने के लिए बोलता है, मतलब उसको ड्रामा के रूप में, नाटक के रूप में दर्शाने के लिए बेसिकली टीचर बोल रहा है बच्चों को कि जो भी स्टोरी हमने पढ़ी इसको आप नाटक के रूप में प्रस्तुत करिए। तो यहाँ पे अब आपको बताना है कि टीचर क्या डेवलप करना चाहता है, क्या वो क्रिएटिविटी डेवलप करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, कोलैबोरेशन, या फिर उनकी क्रिटिकल थिंकिंग। सो फटाफट से देखेंगे क्या इसका बेस्ट है। तो देखो क्रिएटिविटी तो बिल्कुल आएगी, है ना, ड्रामा करेंगे तो जरूर क्रिएटिविटी तो होगी डेफिनेटली। तो ए वाला ऑप्शन जहां नहीं है वो हटा दो। कम्युनिकेशन भी करेगा, ठीक है, तो सी वाला भी नहीं हुआ। अब देखना है कोलैबोरेशन होगा या उनकी क्रिटिकल थिंकिंग होगी, दोनों में से कोई एक होगा, या तो सी होगा या तो डी होगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो बच्चे हैं जो ड्रामेटाइज कर रहे हैं वो कोलैबोरेशन से ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्योंकि वो ड्रामा कर रहे हैं, ग्रुप में होंगे, तो कहीं ना कहीं सहभागिता, कोलैबोरेशन ज्यादा आएगी क्रिटिकल थिंकिंग से ज्यादा, क्योंकि वहां यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं कर रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग तो वो होती है जहां एनालिसिस ज्यादा हो रहा हो, एनालिसिस यहाँ नहीं हो रही है, ठीक है। तो आंसर होगा ए, बी एंड सी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइज ऑफ, यानी कि सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग जिसको SLT कहा जाता है, ये किस पर आधारित होता है, कौन से फैक्टर पे आधारित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। इसका डायरेक्टली आंसर ही मैं डिस्कस करूंगी। देखो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, PPP होता है, ठीक है, PPP मॉडल होता है एक टीचिंग का, जिसको कहा जाता है प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। सबसे पहले टीचर प्रेजेंट करता है किसी भी चीज को जो उसको सिखाना है, फिर बच्चे उसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और देन उसको खुद से प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन आपके 3P मॉडल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कंसिडर दीज प्रिंसिपल्स एंड आइडेंटिफाई द अप्रोच। कौन सा अप्रोच है जो कि प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, तो देख लेते हैं फटाफट है। इसमें क्या क्या है ऑप्शन, टीचिंग एक्सप्लिसिटली अबाउट द स्ट्रक्चर एंड ग्रामेटिकल फीचर्स ऑफ स्पोकन एंड रिटन टास्क, यानी कि देखो यहाँ पे जो टीचिंग हो रही है वो एक्सप्लिसिट हो रही है, यानी वो बाहरी रूप से हो रही है। स्ट्रक्चर को सिखाया जा रहा है, ग्रामर को सिखाया जा रहा है। पहला हमें कीवर्ड मिल गया कि ग्रामर और स्ट्रक्चर हम यहाँ पे सीख रहे हैं। फिर है कि लिंकिंग स्पोकन एंड रिटन टेक्स्ट टू दी सोशल एंड कल्चरल, यानी कि जो स्पीकिंग और रिटन चीजें हैं उसको हम सोशल और कल्चरल से हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है, लिंक कर रहे हैं। तीसरा है डिजाइनिंग यूनिट्स ऑफ वर्क, वर्क को डिजाइन कर रहे हैं, एंड देन हम होल टेक्स्ट में उसको स्किल को डेवलप कर रहे हैं। तो कौन सा अप्रोच यहाँ पे बेसिकली फॉलो हो रहा है वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे वर्क क्या यहाँ पे हो रहा है कि यूनिट ऑफ वर्क को हो रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे होल टेक्स्ट की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे भी रिटन टेक्स्ट की बात हो रही है, रिटन टेक्स्ट को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। आप क्वेश्चन में देखोगे टेक्स्ट बार बार आया है, तो यानी कि टास्क का काम यहाँ पे नहीं हो रहा। कीवर्ड क्या है हमारा, यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट को सिखाने पे फोकस किया जा रहा है। तो आंसर होगा यहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन टीचर दे रहा है वो लिखित आधारित दे रहा है, यानी लिखित पे फोकस किया जा रहा है, लेखन पे फोकस यहाँ पे हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग टास्क एंड अरेंज देम इनटू ऑर्डर व्हिच दे मे बी कैरिड आउट। अब देखो इसको ऑर्डर से अरेंज करना है, तो देख लेते हैं क्या क्या होना चाहिए। पहला है डिजाइनिंग लर्निंग एक्टिविटीज,
इंस्ट्रक्टिंग, मॉनिटरिंग, स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव। तो देखो कोई भी चीज है, इसको ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। कोई भी चीज हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उद्देश्यों को सेट करते हैं। उद्देश्यों को लिखना या उद्देश्यों को बनाना सबसे पहला काम होता है। यानी कि जो सी ऑप्शन आप देख रहे हो, सी जो ऑप्शन है वो तो हमारा पहले होगा, ठीक है, और सी के बाद क्या होगा वो बाद में हम देखेंगे। तो सबसे पहले सी आएगा, तो आप वो ऑप्शन हटा दो जहां पे सी पहले नहीं है, बिकॉज सबसे पहला काम क्या होता है, हम हमेशा ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, ठीक है, हम हमेशा ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि हमारे उद्देश्य क्या है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम टॉपिक को देखेंगे, फिर हम थीम देखेंगे, है ना, कि मेरा टॉपिक क्या होगा। तो सी के बाद डी आएगा, फिर हम लर्निंग एक्टिविटी को डिजाइन करेंगे एंड बाद में हम प्रोग्रेस को असेस करेंगे। यानी कि ऑर्डर क्या बनेगा, सी वाला ऑर्डर करेक्ट बनेगा। पहले सी होगा, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर क्या होगा, टॉपिक को देखेंगे, फिर हम डिजाइन करेंगे एक्टिविटी टास्क को, एंड देन बी आएगा बाद में, हम बाद में मॉनिटर करेंगे और असेसमेंट और इवैल्यूएशन एंड में करते हैं। सो सी वाला जो सीक्वेंस है इस क्वेश्चन का वो क्या है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच अमंग दीज इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लासरूम टीचर। क्या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। पहला है आइडेंटिफाइंग लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स, सिलेक्टिंग द कंटेंट फॉर टीचिंग, मतलब पढ़ाने के लिए कंटेंट को सिलेक्ट करना, ग्रुपिंग लर्नर्स इनटू डिफरेंट क्लासेस, मतलब अलग अलग क्षेत्र में उनको ग्रुप कर देना। तो ये गलत है, बहुत गलत है कि हम अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चों को हम ग्रुपिंग पहले ही कर देंगे, तो ये बिल्कुल नेगेटिव है। और इंस्ट्रक्ट करना जाते ही बच्चों को, तो ये भी गलत है, जाते ही हम उनको आदेश नहीं देंगे। तो यहाँ पर आंसर जो होगा सबसे बेस्ट क्या है, ऑप्शन ए है। बच्चों की कम्युनिकेटिव नीड्स को आइडेंटिफाई करना सबसे जरूरी है कि उनकी जो संचार संबंधी जो नीड है, जो बच्चे का कम्युनिकेटिव एबिलिटी है वो कितनी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लैंग्वेज सिलेबस इज कंसर्न्ड विद। लैंग्वेज सिलेबस जो है वो किससे कंसर्न्ड होना चाहिए, किससे संबंधित होना चाहिए। पहला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, इवैल्यूएशन, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, या मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। फटाफट से देखेंगे कौन सा सबसे बेस्ट यहाँ पे आपको लग रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे जरूरी क्या होता है, जब भी हम किसी भी भाषा में सिलेबस को सिलेक्ट करते हैं तो आप सिलेबस जब भी आप देखते हो तो आपको ध्यान रखना है सिलेक्शन का एंड ग्रेडेशन का। सिलेक्शन का मतलब होता है टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर अ पर्टिकुलर क्लास। सिलेबस में आप कोर्स को चूज करते हो ना, कि आपके सिलेबस में क्या चैप्टर आएंगे, क्या टॉपिक होना चाहिए, तो हम वहां पे सिलेक्शन करते हैं सिलेबस में। और ग्रेडेशन करना यानी उसको इजी टू डिफिकल्ट होना चाहिए, है ना, उसको सिंपल होना चाहिए, है ना, उसको सिंपल होना चाहिए ग्रेडेशन में। तो सिलेक्शन और ग्रेडेशन सबसे जरूरी है सिलेबस में, ठीक है। सो सी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे है लैंग्वेज लर्निंग इंटेल्स। लैंग्वेज लर्निंग जो है वो क्या इंटेल करता है, यानी इससे क्या होता है या ये क्या फायदा करता है, इस तरह का आपको आंसर करना है, ठीक है। मतलब बच्चे अगर भाषा को सीख रहे हैं तो वो क्या फोकस करना चाहिए हमें। मास्टरिंग द एलिमेंट्स, वो मास्टर कर लेंगे भाषा के तत्वों पे, एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स मतलब जहाँ पे उनका साउंड है, वर्ड है, सेंटेंस है, इस पे उनको मास्टरी हो जाएगी। रूल को लर्न करेंगे तो रूल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो वैसे ही आप हटा दो, ठीक है। अब हमारा आंसर बचा कि मास्टरिंग द फंक्शनल स्किल या फिर लेक्सिक। तो देखो लेक्सिस का मतलब होता है ओनली रिलेटेड टू वर्ड, लेक्सिक का मतलब होता है जो वर्ड के चंक होते हैं, जो वर्ड के टुकड़े होते हैं ना, उनको लेक्सिक कहा जाता है। तो केवल शब्दों के टुकड़ों पे फोकस ना करके, जैसे मैंने पहले बोला कि फंक्शनल पे करेंगे। फंक्शनल मतलब जो आपका मीनिंग से संबंधित होता है, जो आपका अर्थ से संबंधित है, जहां पे हम भाषा को उपयोग करते हैं, वो आपका फंक्शनल होता है। तो फंक्शनल सबसे अच्छा तरीका है। जब भी हम भाषा को सीखते हैं हमारा फोकस होता है कि बच्चे फंक्शनल तरीके से भाषा को सीखें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, लास्ट क्वेश्चन है प्रोसीजरल सिलेबस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड। प्रोसीजरल सिलेबस जो होता है लैंग्वेज में वो किससे संबंधित होना चाहिए, ये पूछा गया है। प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है, जिसको प्रक्रियात्मक कहा जाता है, जो आपका प्रोसेस से संबंधित है। तो हिंदी में इसको कहा जाता है प्रक्रियात्मक, ठीक है। तो प्रक्रियात्मक
किससे संबंधित होना चाहिए, ग्रामर, वोकैबुलरी, टॉपिक या टास्क। तो प्रक्रियात्मक का मतलब क्या है, एक तो होता है डेक्लेरेटिव नॉलेज, ठीक है, डेक्लेरेटिव, एक होता है प्रोसीजरल। डेक्लेरेटिव मैंने पहले बोला था कि जहां पे आपके रूल आ जाते हैं, पहले तो हम रूल पढ़ते हैं किसी भी चीज का, तो वो डेक्लेरेटिव है। जैसे मैथ्स में अगर मैं आपको माइनस प्लस सिखा रही हूँ, 2+2 सिखा रही हूँ, तो ये आपका डेक्लेरेटिव है। मैं माइनस प्लस के आपको यहाँ पे बेसिक्स बता रही हूँ, तो ये डेक्लेरेटिव है। लेकिन अगर रियल में आप जा करके माइनस प्लस करते हो, कहीं शॉप पे जाके आप पैसे जोड़ घटा कर रहे हो, उसको प्रोसीजरल कहा जाएगा, ठीक है। तो प्रक्रियात्मक जो है वो आपके टास्क से संबंधित होता है, जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, जो आपकी एक्टिविटी है, जब जो आप भाषा को यूज करते हो, जब आप भाषा को अप्लाई करते हो ना, तो ये अप्लाई करना, यूज करना, एक्टिविटी में लाना या टास्क में उसको लैंग्वेज को यूज करना आपका प्रोसीजरल से संबंधित होता है। तो हमेशा याद रखना, डेक्लेरेटिव इज रिलेटेड टू द फॉर्म, द रूल, और प्रोसीजरल जो होता है वो आपके एक्टिविटी या आपके टास्क से रिलेटेड होता है, या जब आप किसी लैंग्वेज को अप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट, और इसी तरह से हमने 15 क्वेश्चंस फॉर फ्रॉम बोथ पेपर्स हमने कर लिया है। तो अपने मार्क्स आप जरूर बताना कि आउट ऑफ 30 कितना आपने यहाँ पे स्कोर किया है, अपने स्कोर जरूर शेयर करें, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाओ गाइज, जिनका भी 20 तारीख को सीटेट का पेपर जो इस बार ही देंगे। तो मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड शो मी सम सपोर्ट। अगर आप सपोर्ट इसी तरह करेंगे तो मैं और वीडियोस बनाऊंगी, एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के सपोर्ट से, लाइक से, शेयर से और कमेंट से। सो डू दिस, एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन देन लेट मी नो, एंड इसका पेपर मैं आपको सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।